हेलो फ्रेंड्स, अधिगम के सिद्धांत में ये हमारा दूसरा वीडियो है। हम महिला पर्यवेक्षक में बाल विकास में अधिगम के सिद्धांत के बारे में देख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जेबी वाटसन है ना। जेबी वाटसन क्या हैं? व्यवहारवाद के संस्थापक हैं। वाटसन ने अपनी पत्नी रेनर के साथ स्वयं के पुत्र अल्बर्ट पर एक खरगोश के प्रयोग किया है ना, एक खरगोश पर प्रयोग किया था। सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया इन्होंने। इनके अनुसार व्यवहार को मापा व प्रेक्षित किया जा सकता है। इन्होंने बाहरी व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया। इन्होंने व्यवहार आनुभविक व्यवहारवाद के रूप में प्रसिद्ध किया। किसने? जेबी वाटसन ने। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किस पर? खरगोश पर है ना। अल्बर्ट खरगोश को टच करता है तो उसे स्पर्श करके वह खुश होता है और हंसता है। अगली बार क्या होता है? अगली बार जब अल्बर्ट खरगोश को टच करता है तो उसी दौरान डरावनी आवाज़ प्रकट की जाती है ना, और इसे कई बार दोहराया जाता है, जिससे अब अल्बर्ट अनुबंधित हो गया है ना और डरने लगा। अब अल्बर्ट खरगोश या उसी प्रकार की अन्य मुलायम चीज़ों को से भी डरने लगा। ये प्रयोग किसने किया? जेबी वाटसन ने। ठीक है, खरगोश पर प्रयोग किया था इन्होंने। अब आती है बीएफ स्किनर की बारी। ब्यूहरश फ्रेडरिक है ना, और ये व्यवहारवादी थे, अमेरिका के रहने वाले थे। सिद्धांत इन्होंने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं इसे। आर टाइप लर्निंग प्रिंसिपल दिया। डबल आर टाइप लर्निंग, क्रियात्मक प्रतिबद्धता, निर्मितिक अनुबंधन है ना, कैजुअल कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिंग। ठीक है, और इनकी बुक का नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, वर्बल बिहेवियर, अबाउट बिहेवियर, एंजॉय ओल्ड एज। ये सब इसकी बीएफ स्किनर की बुक थी। फिर प्रयोग की बात करें तो स्किनर ने चूहों और कबूतर पर प्रयोग किया है ना। स्किनर बॉक्स था जो 1983 में लॉन्च हुआ है ना। चूहों पर प्रयोग कैसे किया? एक चूहा प्रारंभ में स्वतंत्र रूप से क्रिया करता है, इसे एक्टिव रिएक्शन कहेंगे है ना। तभी चूहे का पंजा बटन पर लग जाता है और बल्ब यानी कि घंटी ऑन हो जाती है, गेट ओपन हो जाता है और इससे भोजन मिलता है। तो इसके लिए प्रबलन का कार्य कर रहा था है ना। क्या? फिर नेक्स्ट टाइम चूहे का प्राकृतिक व्यवहार प्रबलन से प्रेरित होकर प्रकट होता है, जिसे वह धीरे धीरे सही अनुक्रिया द्वारा भोजन को प्राप्त करना सीख जाता है ना। तो ये था चूहों पर प्रयोग। फिर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ये क्या होता है? प्राणी जब वातावरण में रहकर स्वतंत्र रूप से क्रिया करता है तो इसे सक्रिय क्रिया कहा जाता है, और जब इस क्रिया को पुनर्बलन देकर अनुबंधित किया जाता है तो इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं है ना। फिर प्रबलन द्वारा चूहे की अनुक्रिया की मात्रा को बढ़ाया घटाया जा सकता है, और जो क्या करते हैं इसमें, प्रारंभ में क्या बोला है? प्रारंभ में प्राणी की सक्रिय क्रिया के लिए उद्दीपक होना जरूरी नहीं है। जब प्राणी सक्रिय क्रिया को करता है और बदले में जब इसे भोजन मिलता है तो यह प्रसन्न होता है, अगली बार इसी से प्रेरित होकर क्रिया को दोहराता है। ठीक। अब आता है पुनर्बलन या प्रबलन। किसको बोला जाता है? जब प्राणी कोई कार्य करता है तो उस कार्य के बदले में मिलने वाली प्रशंसा, पुरस्कार जो प्राणी में सही अनुक्रिया की मात्रा को बढ़ा देती है, उसे पुनर्बलन कहते हैं है ना। अच्छा कार्य, प्रशंसा होगी, पुरस्कार दिया जाएगा। सकारात्मक पुनर्बलन होता है जब उचित अनुक्रिया करने के बदले मिलने वाला पुरस्कार है ना, जैसे गुड वर्ग में प्रशंसा मिलेगी। नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? जब किसी उद्देश्य के लिए सही अनुक्रिया नहीं दोहराई जाती हो तो उसे मिलने वाली सुविधा को रोक देना, जिसे वह
दोबारा उन सुविधा को प्राप्त करने के लिए उचित अनुक्रिया को दोहराएगा। जैसे अच्छा कार्य करोगे तो गिफ्ट मिलेगा, बुरा कार्य करोगे गिफ्ट नहीं दिया जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से आप नकारात्मक पुनर्वलन को समझ सकते हो। फिर आता है धनात्मक दंड, है ना। धनात्मक दंड में क्या होता है, गलत व्यवहार प्रकट करने पर कुछ प्रद चीज़ों को प्रस्तुत करना। जैसे गलत कार्य किया तो नॉट गुड मिलेगा, अगली बार वह अच्छा कार्य करेगा, है ना। ये धनात्मक दंड होते हैं, ये नहीं कि मारने तोड़ने लगो, है ना। फिर आता है नकारात्मक दंड। अनुचित व्यवहार प्रकट करने पर सुखद अनुभूति से दूर कर देना, गलत कार्य क्रिया, है ना। जैसे टीवी मत देखने दें, मोबाइल मत दो, खेलने मत दो, इससे अगली बार बालक सही कार्य को करेगा। जैसे कि इन सब चीज़ों से उनको दूर कर दो दंड देने के लिए, तो अगली बार से वो बालक सही कार्य करेगा, है ना। मतलब अनुचित व्यवहार प्रकट करने पर सुखद अनुभूति से दूर कर देना। कबूतर पर प्रयोग किया था इन्होंने। कबूतर सक्रिय रूप से पिंजरे में जगह जगह चोंच मारता है, इसी दौरान चोंच स्विच पर लग जाती है। उस पल बेल बजी और बल्ब ऑन हुआ, गेट खुला और भोजन मिला। ये कबूतर पर प्रयोग था, है ना। चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। फिर आते हैं पुनर्वलन की सूची में। पहला है स्थिर अनुपात सूची, फिक्स्ड रेशो, है ना। एक निश्चित अनुपात में सही कार्य करने पर दिया जाने वाला पुनर्वलन, है ना। 50% काम में 50% वेतन मिलेगा, 90% अंक आए तो इसी अनुपात में पुरस्कार दिया जाएगा, है ना। बी नंबर है परिवर्तन अनुपात सूची। ये क्या होती है, जिसमें जैसे जैसे सही कार्य की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे रेनिफॉर्मेशन के अनुपात में परिवर्तन आता है। फिर आता है ये 40 का 40, 50 का 60, है ना। 70 का 80 हो जाता है, 80 का 95 हो जाता है। मतलब जैसे जैसे कार्य की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पे सुधार आने लगता है। फिर आता है स्थिर अंतराल सूची। ये क्या होती है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद पुनर्वलन देना। जैसे कोई कंपनी वार्षिक रूप से अपनी एम्प्लॉय को बोनस या विदेश यात्रा का पैकेज प्रोवाइड कराती है ना। ये निश्चित अंतराल सूची में आता है। फिर परिवर्तनीय अंतराल सूची क्या होती है, समय बदल कर के पुनर्वलन देना। जैसे कोई कंपनी अपनी एम्प्लॉय में मनोबल कार्य की गति को बढ़ाने के लिए विभिन्न त्योहार पर बोनस देती है। ये होता है परिवर्तनीय अंतराल सूची। अब आता है अभिक्रमित अनुदेशन। ये क्या होता है, बालक को विषय वस्तु उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाए गए प्लान के साथ अनुदेशन को हम अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। तो ये रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, इसके प्रतिपादक कौन है, B.F. स्किनर हैं। पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का विकास किया है इन्होंने, है ना। और दूसरा है पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़कर अधिगम किया, है ना। ये दिया है उसका आरेख। तो शैक्षणिक महत्व क्या है इसका, अधिगमकर्ता को पुनर्वलन द्वारा सही दिशा में अनुक्रिया की दर को बढ़ाया जा सकता है। अच्छा कार्य करने पर बालक को पुनर्वलित किया जाना चाहिए। यह मानव में शिक्षा हेतु अभिप्रेरणा पर बल देता है। शिक्षक द्वारा बालकों को मोटिवेट करते हुए अध्यापन कराना चाहिए। यह हो गया हमारा शैक्षणिक महत्व। फिर आती है क्लार्क हल का सिद्धांत की बारी, है ना। ये USA के हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने बुक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर और एसिएंटल बिहेवियर बुक लिखी है। प्रबलन का सिद्धांत दिया, गणितीय सिद्धांत दिया, परिकल्पित निगमन का सिद्धांत, आवश्यकता अनुकूलन का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, प्रमोदक न्यूनता, है ना। ये सब सिद्धांत बोला जाता है इसको। B = D/H। B का मतलब व्यवहार, D का मतलब ड्राइव जो मानव को चलाता है, और H का मतलब आदत, है ना। व्यवहार बराबर चालक गुणित आदत। ये इन्होंने सूत्र दिया है, किसने, क्लार्क हल ने। तो सेक्शन A में करंट प्रवाह किया जाता है, जिससे वह उथल कूद करने लगा और इससे बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा और B सेक्शन में पहुंच गया। ये क्या कर रहे हैं हल जी,
क्लार्क हल जो है चूहों पर प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, सेक्शन ए पर करंट का प्रवाह किया जिससे चूहा उछल कूद करने लगा और इससे बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा और सेक्शन बी में पहुंच गया, है ना। इसमें 2 सेक्शन पर डिवाइड किया गया। सेक्शन में पुनः करंट प्रवाह किया गया जिससे वह दोबारा इससे बचने के लिए गैप के द्वारा इस सेक्शन में चला गया। तो ये था हमारा क्लार्क हल के अनुसार प्रयोग, है ना। फिर आता है पुनर्वलन। पुनर्वलन के यहाँ प्रकार दिए हैं। सतत पुनर्वलन क्या होता है, प्रत्येक अनुक्रिया के पश्चात दिया जाने वाला पुरस्कार। आंशिक पुनर्वलन, समय समय पर आंशिक आकस्मिक रूप से प्रोत्साहन, है ना। अनुपातिक पुनर्वलन क्या होता है, कार्य के अनुपात में दिया जाने वाला प्रोत्साहन। अंतराल पुनर्वलन क्या होता है, एक निश्चित समय अवधि के पश्चात दिया जाने वाला प्रोत्साहन। ये सब पुनर्वलन के प्रकार हैं। फिर शैक्षणिक महत्व क्या है, शिक्षा में पुनर्वलन को महत्व दिया किन्होंने, हल क्लार्क ने। सीखने में अभिप्रेरणा पर बल दिया जाना चाहिए, छात्रों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। तो ये थे क्लार्क हल, है ना, इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत देखेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।